हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे फार्मेसी को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं। तो उन्हीं सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका फ़ायदा क्या है और उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, यानी क्या मेन फीचर्स होने चाहिए, ये हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक, तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स आर सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स और एप्स which help a pharmacist to manage pharmacy activities effectively in less time। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर तो आप जानते होंगे, यानी उसके अंदर बहुत सारे क्या है, प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग रहती है। एप्लीकेशन आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स फीड कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही जो फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो फार्मासिस्ट को हेल्प करते हैं किस काम में? फार्मेसी के अंदर जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको अच्छे से मैनेज करने में। जैसे कि आपने पढ़ा इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग वगैरह। ठीक है ना, तो बहुत सारे जो काम होते हैं इस टाइप के, तो उसको मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं एक फार्मासिस्ट को। और इसमें क्या है, फार्मासिस्ट का टाइम भी बचाते हैं वो। ठीक है, टाइम जब बचाएंगे तो मेहनत भी बचाते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ती है इसमें। अब बहुत सारे क्या है सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो कि फार्मेसी मैनेजमेंट के नीड को पूरा करते हैं और आप अपने हिसाब से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बिकते भी हैं, यानी उनके चार्जेस होते हैं, तो बहुत सारे क्लाउड बेस होते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी लीजिए तो उसमें कुछ मतलब मेन फीचर्स, कुछ खास फीचर्स देख के लीजिए जो आप एक फार्मेसी की नीड को पूरा कर सकें। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ की फीचर्स होने चाहिए। वो क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो एक फीचर उसके अंदर क्या होना चाहिए, बिलिंग। ठीक है ना, तो एक गुड सॉफ्टवेयर शुड हैव बिलिंग फैसिलिटी एंड रिकॉर्डिंग दी बिलिंग डेटा। तो एक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या है, बिलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया किसी ने आपसे 10 दवाएं खरीदी, तो आपने वहाँ पे उन सबको टाइप कर दिया, या अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था उसने स्कैन करके उन सबको वहाँ पे फीड कर दिया, लिख दिया खुद से, और फिर उसकी प्राइस वगैरह लिख दी और पूरा बिल बना के एक दे दिया। ठीक है ना, बिल बना दिया पूरा, तो वो होता है बिलिंग, आप अच्छे से जानते हैं। अब उस बिलिंग के अंदर क्या है, मतलब जो पेशेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या दवाओं से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए। ऐसे क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फीचर भी होना चाहिए। ठीक है ना, इट शुड हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम टू कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक लेवल। अब चूंकि जो मान लीजिए जब आप सामान लेके आते हैं तो उसके अंदर वो आप क्वांटिटी वगैरह, बेच नंबर वगैरह सब फीड कर देते हैं। अब कितना आप बेच रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड करता रहता है और आपको बताता रहता है कि आपके स्टॉक के अंदर अब कितना बचा हुआ है। तो जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर देख लीजिए क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फीचर है कि नहीं है। अगर है तो बढ़िया है, उसको लीजिए। अगर नहीं है तो वो क्या, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये वाला रहेगा तो आपको रीऑर्डरिंग के बारे में बताता रहेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, अब रीऑर्डर कर दीजिए। ऐसे ही क्या है, एक फीचर होता है प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब समझिए स्कैनिंग। ठीक है ना, तो प्रिस्क्रिप्शन स्कैनिंग का फीचर भी अगर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कि इसमें आपको लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा, यानी टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ उसको जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्कैन किया और स्कैन करने के बाद वो खुद क्या है सारी चीज़ों को कॉपी कर लेगा वहाँ से। तो ये फीचर भी होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। ऐसे ही उसके अंदर क्या है, अकाउंटिंग की फीचर भी होनी चाहिए। अकाउंटिंग तो आप पढ़ चुके हैं ना, यानी हिसाब किताब, यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसका भी क्या है, वो हिसाब किताब रख रहा हो कि कितना आपने इस महीने में मतलब कमाया, कितना आपने इस महीने में आपने कितना बेचा, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें भी क्या है वो अकाउंट कर रहा हो। ठीक, ऐसे क्या रिपोर्टिंग की भी फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। रिपोर्टिंग क्या है, तो ये एक फीचर ऐसा होता है जो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को बताता है। समझ में आ रही बात? क्या बताता है, आपके बिजनेस क्या कितना ग्रो कर रहा है, कितना इस फायदा कर रहा है। समझ में आ रही बात? सारा डेटा निकाल के वो बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है।
एक फीचर और भी हो सकता है, वो है पॉइंट ऑफ सेल फंक्शनलिटी। जो फीचर है ये फार्मासिस्ट को कस्टमर से पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब फैसिलिटी देता है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना डायरेक्टली, ये नहीं कि आपको जो कैश ही लेना पड़ेगा, बल्कि क्या है अलग अलग तरीके से बहुत सारे, जैसे यूपीआई आईडी के थ्रू किसी भी तरीके से कस्टमर है वो पे करना चाहे तो डायरेक्टली पे कर सकता है। ठीक है, तो ये फीचर भी अच्छा माना जाता है। अब इसके यूजफुलनेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो ये क्या है, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी अगर हाथ से आप लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन ये जो सर्विस है ये क्या है, फास्ट है। ठीक, दूसरा क्या है, ये टाइम बचाता है फार्मासिस्ट का भी, और क्या है पेशेंट का भी टाइम बचाता है। टाइम तो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। और क्या है, ये एक्सपायर्ड जो आइटम्स होते हैं, यानी ड्रग वगैरह जो एक्सपायर्ड हो रहे हैं, तो उसको भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और बता देता है कि ये वाली जो दवाएं आपकी वो क्या है, एक्सपायरी के करीब हैं या एक्सपायर हो चुकी हैं। ऐसे ही क्या है, ये जो क्या है फार्मासिस्ट की एफिकेसी, यानी फार्मासिस्ट की जो काम है उसको अच्छे से अच्छा करने में क्या हेल्प करता है, यानी फार्मासिस्ट की एक्टिविटी को क्या इम्प्रूव करता है एक तरीके से। और क्या करता है, ये पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी रिकॉर्ड करता है। ऐसे ही क्या है, ये मेडिकल फ्रॉड को रोकता है, चूंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं तो पैसे वगैरह इधर उधर नहीं हो सकते। जो सामान है, जो आइटम है, वो इधर उधर कोई चुरा के बेच नहीं सकता, कोई चुरा के ले जा नहीं सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। तो बहुत सारे क्या है सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आपके पास लोग, जब आप फार्मेसी खोल के बैठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर, आप इसको ले लीजिए, ये हमारा एजेंट आएंगे आपके पास, ये हमारा, इसको ले लीजिए। और बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ ऑनलाइन जो अवेलेबल है, जो आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पैसा पे करना पड़ता है इनको, पहले बता दूं। ठीक है, तो इनके अंदर जो मेन फीचर्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो इनके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो एक है इंटरप्राइज RX। क्या है, इंटरप्राइज RX है, इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है कि हमारा प्रचार करिए। दूसरा है सर्नर रिटेल फार्मेसी। ठीक है, ऐसे ही एक पायोनियर RX, ऐसे ही लॉजिक ERP है, ऐसे ई वाइटल RX है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे उसको चूज कर लीजिएगा। अब एक टॉपिक है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है बहुत आसान है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप कैसे अपने कस्टमर को अपने से जोड़ के रख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये है इसका मतलब कि कस्टमर से अपना रिलेशन बना के रखिए। जो भी एक बार आपके पास आया तो फिर अब वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, आप उसके साथ ऐसे डील करें। समझ में आ रही बात? उससे क्या एक तरीके से अपना एक कॉन्टेक्ट बना के रखिए। ये है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक, तो इसको हम लोग CRM बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिसेस का, स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजी का। ठीक है ना। जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है इसमें कुछ काम है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, यानी कुछ आप तरतीब बनाएंगे अपनी, और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आप मेंटेन करेंगे किसको, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को। ये जो सारी चीजें इनको क्या है एक फार्मासिस्ट यूज करता है टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर। कस्टमर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए इन सब चीजों को क्या है एक फार्मासिस्ट यूज करता है। ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप इज मेड थ्रू इंटरेक्शन विद कस्टमर। और ये जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ में वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, बल्कि क्या है आपको कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन करना पड़ेगा, यानी उससे समझिए उससे बात करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से उससे क्या है आपको इंटरेक्ट करना है, जुड़ना है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि आप उससे क्या है मतलब फीडबैक ले रहे हैं, या अगर वो कोई कमेंट वगैरह कर रहा है आप जैसे मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो अगर वो क्या है आपको कमेंट कर रहा है तो उसको कमेंट को आप जवाब दीजिए। अगर उसको कोई डाउट वगैरह है तो उसके डाउट को क्लियर करिए। वैसे भी आप उसको कभी मतलब ज़रूरत पड़ने पे, जैसे कि मान लीजिए त्यौहार वगैरह आते हैं तो ग्रीटिंग टाइप की जो चीज़ें होती है उसको भेज दीजिए। तो किसी भी तरीके से कोई भी अपना मतलब टेक्निक लगाइए, आप कोई स्ट्रेटजीज बनाइए जिससे आप साथ में जुड़े रहिए और उसको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन हो। आप उसको ऐसी सर्विसेज दीजिए कि वो सेटिस्फाई भी हो आपके सर्विसेज से। तो वो होता है क्या, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है। द इंटरेक्शन विद पेशेंट कैन बी कंडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन। और जो पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन है यानी उससे जुड़ना है, मेल मिलाप करना है, तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन के आप मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ज़रिए से आप उससे जुड़ सकते हैं। ऐसे क्या है, देयर आर मेनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपको इस काम के लिए हेल्प करते हैं, यानी वो इस तरीके से मतलब कस्टमर का डेटा अपने पास
कलेक्ट करके रखते हैं कि बहुत आसानी से आप मतलब अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, रेटिंग करवा सकते हैं कि मेरा जो काम है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके एडवांटेज क्या है CRM के, इट इंक्रीजेज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। तो इससे जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। जब वो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा यानी जब वो आपके काम से मुतमईन होगा, जब आपके काम से वो सेटिस्फाई होगा, यानी समझिए आपका काम उसको अच्छा लगेगा, तो वो क्या है आपसे और जुड़ेगा, और भी प्रोडक्ट उसको लेना होगा तो आपके पास आएगा। ऐसे ही क्या है जब उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या है फिर वो आपके पास बार बार आएगा, तो आपका सेल भी बढ़ेगा और आपका क्या है इनकम भी बढ़ेगा उससे। ऐसे क्या वो जो कस्टमर है, आपने भी देखा होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, आप किसी के साथ आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, आप उस पर सामान खरीदते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी कहते हैं यार देखो वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। किसी दुकान से आप जाते हैं और वहाँ से जो मतलब दुकान का जो मालिक है जो भी आपको बहुत अच्छे से अगर व्यवहार करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, कभी कभी चाय भी पिला देता है, तो फिर आप क्या करते हैं दूसरे लोगों को भी मतलब सजेशन देते हैं, देखो वहाँ वाली दुकान पे ना जाओ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, रेट भी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा झिकझिक नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात। तो वो दूसरों को भी बताएगा अगर आपका रिलेशन उसके साथ में अच्छा बना हुआ है। और जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो CRM वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कस्टमर के जो डेटा वगैरह हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या है आप कस्टमर को और अच्छे से और फास्टर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक टॉपिक है ऑडिट्स इन फार्मेसीज। फार्मेसीज के अंदर ऑडिट्स, तो ऑडिटिंग या फाइनेंशियल ऑडिट, इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ए बिजनेसेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड विच आर प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट। तो ऑडिटिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए फार्मेसी कोई बड़ी है या कोई कंपनी वगैरह होती है, वहाँ पे ज़्यादा होता है ये, तो उसका जो मैनेजमेंट है जो उसको संभाल रहा है, जो उसके पैसों की देखभाल कर रहा है, तो वो जो पैसों से रिलेटेड जो रिकॉर्ड और जो डेटा पेश करते हैं, जो डेटा देते हैं, उसी को क्या है एग्जामिन करना, चेक करना, वेरिफिकेशन करना कि ये जो डेटा इन्होंने दिया है वो सही है या नहीं है, कहीं इसमें घोटाला वगैरह तो नहीं किया गया है, उसी को बोलते हैं ऑडिट्स या ऑडिटिंग। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, आप उसको चला रहे हैं, आप ही उसके पैसे के लेन देन सब कुछ आप कर रहे हैं, ठीक। अब उसके अंदर बहुत सारे लोग पार्टनर भी हैं, कुछ शेयर होल्डर भी हैं, तो आपने जो अपना डेटा सबमिट किया कि इस साल कंपनी ने इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे इसने यहाँ पे खर्च किए, ये सामान मंगाया, ये किया, वो किया, जो भी है, और इतना इसको फायदा हुआ। लेकिन जो क्या कहते हैं आपके शेयर होल्डर हैं या जो पार्टनर हैं, वो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है, उनको लग रहा है कि आपने कुछ घोटाला किया, मैनेजर ने कुछ क्या पैसों को आगे पीछे किया, कुछ हेरा फेरी की है। तो वो क्या करते हैं ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग का मतलब एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, यानी समझिए एक ऑडिटर होता है जो इस चीज का एक्सपर्ट होता है इस तरीके के फ्रॉड वगैरह पकड़ने के, तो उसको मतलब सेट किया जाता है कि तुम ये जो मतलब इन्होंने जो पूरा डेटा दिया है, सबमिट किया, रिप्रेजेंट किया है, उस डेटा को आप चेक करिए कि क्या ये डेटा पूरा सही है या इसमें कुछ मतलब हेरा फेरी की गई है। समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करना, रीचेक करना, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, उसको बोलते हैं ऑडिट्स। और यही काम अगर फार्मेसी के अंदर हो रहा है, मान लीजिए बड़ी फार्मेसी है या आपने कोई फार्मेसी खोली, उसको किसी को, और उस फार्मेसी का किसी को आपने मैनेजर बना दिया, आप कहीं और काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और कोई दूसरा उसको संभाल रहा है, तो उसका जो फाइनेंशियल डेटा है उसका एग्जामिनेशन करवाना, उसको चेक कराना, उसको बोलते हैं ऑडिट्स इन फार्मेसी। अब ये जो ऑडिटिंग है इससे फायदा क्या होता है, तो ऑडिटिंग गिव्स दी बिजनेस पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट ए कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। तो ये जो ऑडिटिंग है ये क्या है, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या क्या कहते हैं शेयर होल्डर हैं या गवर्नमेंट को भी क्या है एक तरीके से कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है और सेटिस्फेक्शन देता है कि जो रिकॉर्ड्स और जो डेटा प्रेजेंट किए गए हैं, पेश किए गए हैं मैनेजमेंट के जरिए से, वो सही हैं और फेयर हैं, यानी ठीक ठाक हैं वो। ठीक है ना। इसके जरिए से ये उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आपको बिजनेस पार्टनर ये तो समझ में आ गया। गवर्नमेंट भी क्या है कभी कभी इस तरीके की ऑडिटिंग कराती है। क्यों कराती है? जो उसको टैक्स लेना रहता है, तो जितनी आपकी कमाई होती है उसी के हिसाब से टैक्स भी बनता है। तो अगर आप अपनी कमाई को छुपा लेंगे और लग रहा है कि सरकार को कि इसने क्या है कुछ गड़बड़ी की है, तो वो सरकार क्या करेगी, ऑडिटिंग कराएगी, चेक कराएगी कि इसने कोई घोटाला वोटाला तो नहीं किया है। समझ में आ रही बात। तो वो सरकार के जरिए से होता है। अब ये जो ऑडिटिंग है वो 3 तरीके का है।
एक है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक फार्मेसी है या मान लीजिए कोई कंपनी है, आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो उसका जो आप तो उसके मैनेजर ने जो उसका डेटा वगैरह पेश किया, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए बाहर से कोई आदमी ना आए, बल्कि उसी कंपनी का कोई ऑडिटर है, समझ में आ रही बात, कोई अकाउंटेंट है, वही चेक करे और बताए कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अगर अंदर का ही कोई आदमी उसको कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। और वही काम अगर कोई बाहर से आके कर रहा है, ठीक है ना, आपके मैनेजर ने डेटा पेश किया लेकिन बाहर से किसी ऑडिटर को बुलाया गया, यानी कोई चेक करने वाले को बुलाया गया और आके वो क्या कर रहा है, मतलब वेरिफिकेशन कर रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है, चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उस कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, वो थर्ड पार्टी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। और यही काम अगर सरकार करवाती है, जैसे कि उसको टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट है कि टैक्स पूरा पे नहीं किया गया है, अगर सरकार यही काम करवाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ISR ऑडिट या रेगुलेटरी ऑडिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, ISR यानी इंटरनल रिवेन्यू सर्विस, ठीक है ना, या फिर उसको हम लोग रेगुलेटरी ऑडिट भी बोलते हैं अगर सरकार के थ्रू ये क्या कहते हैं ऑडिट कराया जाता है, ठीक। एक टॉपिक है इसके अंदर SOP फार्मेसी मैनेजमेंट। क्या है SOP फार्मेसी मैनेजमेंट? तो SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो अब SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो ये जो SOP होता है ना, ये मतलब कोई भी सिस्टम है, कोई मान लीजिए कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कंपनी है, कोई दुकान है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आप खुद जो अपने लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बना लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने वर्कर्स को कि ये काम करते वक्त आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात? यानी जैसे कि मान लीजिए दवा खरीदते वक्त आपने बता दिया कि ये बातें आपको ध्यान में रखना है, आपको क्या कहते हैं वैक्सीन है, इसको स्टोर करना है तो इतना टेम्परेचर इसके लिए आपको मेंटेन करना है। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन लिख के आप अपने फार्मेसी के अंदर रख देते हैं कि आप ये काम करेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन के, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो यह कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी दुकान है वहाँ पे आप अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं, आप कोई कॉलेज वगैरह चला रहे हैं वहाँ पे बना सकते हैं, कोई फार्मेसी है तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या है SOP बना सकते हैं, ठीक। अब जो फार्मेसीज हैं अलग अलग, वो अपने हिसाब से क्या है अपना मतलब SOP बना लेते हैं अपने बिजनेस के साइज के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो आप फार्मेसी के लिए जो आप SOP बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या मतलब आप तो फार्मेसी को अच्छे से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए आपके पास SOP होना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों के लिए क्या आपके पास SOP होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, ड्रग लिस्ट। मान लीजिए आपको दवा वगैरह खरीदनी है तो उसके लिए आपको ड्रग लिस्ट बनाना है परचेजिंग करने के लिए, तो उसके लिए भी क्या आपके पास SOP होना चाहिए। ऐसे ही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, दवाओं को मतलब परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, आप प्रोक्योरमेंट आप पढ़ चुके हैं तो उसके लिए भी आपके पास SOP होना चाहिए। वहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता दिया गया आपको। ऐसे क्या है, जब आप ड्रग को रिसीव कर रहे हैं तो उस वक्त में भी तभी आपको क्या है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, तो उसके लिए भी क्या कुछ गाइडलाइंस आप बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, ड्रग के स्टोरेज से रिगार्डिंग आपको SOP बनाना है। ऐसे क्या जो वैक्सीन है उनके स्टोरेज से रिगार्डिंग आपको SOP बनाना है। अब ये मान लीजिए जो नॉर्मल ड्रग्स हैं और ये क्या है वैक्सीन थोड़ा उससे अलग होती हैं, जिनको मतलब एक अलग टेम्परेचर चाहिए, 2 से 6 के बीच में चाहिए होता है। ऐसे क्या है टेम्परेचर कंट्रोल के रिगार्डिंग भी क्या है आप अपना SOP बना सकते हैं, यानी जो दवाएं वगैरह रख रहे हैं उनके लिए टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या आप स्टेप्स लेंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो जो भी आप अपना रूल रेगुलेशन है वो बना सकते हैं। ऐसे ही दवाओं को डिस्पेंस करने से रिगार्डिंग आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो उसके हिसाब से आप अपना एक मतलब SOP बना सकते हैं। ऐसे ही पेशेंट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी डिटेल पढ़ा चुका हूं तो उसके रिगार्डिंग भी क्या है अपना एक आप SOP बना लेंगे, यानी जो लोग हैं अगर कोई काउंसलिंग कर रहा है तो उन बातों को ध्यान में रख के करेगा। ऐसे अगर कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी क्या है अपना आप गाइडलाइंस और रेगुलेशन बनाएंगे, रूल्स वगैरह बना लेंगे कि इनको क्या है मतलब ध्यान में रखते हुए ही क्या है कंपाउंडिंग की जाएगी। ऐसे ही दवाएं एक्सपायर हो रही हैं तो इसके डिस्पोजल से रिगार्डिंग भी क्या है आप पूरा SOP तैयार करेंगे। डिस्पोजल के बारे में भी आपको डिटेल पढ़ाया जा चुका है। ऐसे ही न्यू जो फार्मासिस्ट आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए, क्या क्या बात उनको सिखाई जाए, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाए, तो उस सारी चीज़ों से रिगार्डिंग भी आपके पास SOP होना चाहिए।
अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ एंड एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज। बहुत आसान टॉपिक है और आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं, आपको मालूम भी है कि चूंकि ये अभी जो टाइम चल रहा है ये डिजिटल टाइम है, समझिए एक तरीके से। अगर ये बातें आज से 50 साल पहले कही जाती तो उनको समझ में नहीं आता कि डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। लेकिन आज तो हर कोई जानता है डिजिटल, और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया सब कोई जानता है। तो इसको समझाना आज के दौर में बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, डिजिटल हेल्थ क्या है? तो हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, अगर उसको डिजिटली, समझ में आ रही बात, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। अब जो भी टूल्स हैं या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हेल्थ केयर सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई प्रिस्क्रिप्शन करवाना चाह रहे हैं, आपसे कुछ मशवरा ले रहे हैं, दवा वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं चेकअप के लिए, ठीक है ना, या चेकअप करवाया उन्होंने, उसका जो उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। तो जो भी मतलब किसी भी तरीके से अगर मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हेल्थ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, वेबसाइट भी आ सकते हैं, या कोई दूसरा और भी मीडिया जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो सब आ जाएंगे डिजिटल हेल्थ के अंदर। अब डिजिटल हेल्थ के अंदर जैसे कि टेली हेल्थ भी आता है, यानी टेलीफोन के जरिए से, अब तो इसका ज़माना इतना नहीं रहा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR आ गया, ऐसे क्या मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस आते हैं बहुत सारे। तो किसी भी तरीके से अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हेल्थ हो जाएगा। एम हेल्थ क्या है? तो एम हेल्थ का मतलब ये है कि यही जो डिजिटल हेल्थ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको आप मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हैं, या लैपटॉप हो गया, या स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसके ज़रिए से अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम हेल्थ। और एम हेल्थ समझिए ख़ास तौर से बोलते हैं मोबाइल के ज़रिए से अगर आप करते हैं, एम का मतलब हो गया मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम हेल्थ बोलते हैं। और ऑनलाइन फार्मेसीज क्या है? तो वही जो फार्मेसी वाला जो काम है, यानी दवाओं का ऑर्डर रिसीव करना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना। तो ऑनलाइन तो पहुंचाया नहीं जाएगा, उसको तो ऑफलाइन ही पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्या है, मतलब लोगों के, जैसे उन लोगों ने कोई, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया कि मुझे ये बीमारी है, इसमें कौन सी दवा मुझे चलेगी, आपने वो बता दिया, उसने दवा कोई ऑर्डर कर दिया। तो इस टाइप से फार्मेसी क्या है, अगर आपने अपना डिजिटल फार्मेसी बना रखी है, यानी ये कि आपने वहाँ पे दवाओं की पूरी लिस्ट डाल रखी है, उनके प्राइसेस डाल रखे हैं, और लोग वहाँ से जा रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, और फिर उनको दवा पहुंचाई जा रही है, तो वो क्या हो जाती है, ऑनलाइन फार्मेसी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रूमेड है और कई सारी हैं, ठीक है ना। रोज़ आपके पास भी जब आप वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो उनके क्या कहते हैं, एड्स आते रहते हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन फार्मेसीज हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट का भी है, हेल्थ प्लस या कुछ ऐसे ही है, ठीक। ऑनलाइन अगर क्या है, मतलब दवाओं को बेचा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फार्मेसीज हो जाती हैं। अभी जो ऑनलाइन फार्मेसीज हैं ये क्या है, डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डोर स्टेप मतलब आपने घर बैठे ऑर्डर किया और आपके दरवाजे पे सर्विस, आपके दरवाजे पे दवा पहुंचा दी गई, ठीक है। और कहते हैं ऑनलाइन फार्मेसी सेव टाइम एंड मनी ऑफ द कस्टमर। और ऑनलाइन जो फार्मेसीज हैं, इससे क्या होता है, जो कस्टमर है उसका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है, इसलिए कि जो दवाएं ऑनलाइन बेची जाती हैं वो सस्ती भी होती हैं, मतलब दवाएं सस्ती मिल सकती हैं। अब मान लीजिए आपको फार्मेसी चलाना है, तो आपको एक मार्केट के अंदर दुकान लेनी पड़ेगी, वहाँ पे सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फार्मेसी ऑनलाइन है, तो आप अपने घर पे ही दवाओं को रख सकते हैं, समझ में आ रही है। अपना आप मान लीजिए गाँव के हैं, तो गांव में, या आपका घर शहर में, ये अंदर गली के अंदर है, तो घर के अंदर अपना मतलब सामान रखें और ऑर्डर आ रहा है, वहीं से आप पैक करके भेज रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको भाड़ा वगैरह नहीं देना है बहुत ज़्यादा, अपने घर में है तो भाड़ा नहीं देना है। तो इस तरीके से आप क्या है, मतलब दवाओं को सस्ता भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था और ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि सर इसको जल्दी पढ़ाइए जल्दी पढ़ाइए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।